नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस या कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस टाइटल का मतलब ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार से किसी मैनेजर की हेल्प करते हैं, है ना। तो इन चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हमारे लिए यहाँ पर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में, उसकी एजुकेशन में और या कह सकते हैं रिसर्च में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही आज हम मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज हम मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। अब जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के जमाने में जैसे जो कोर्सेज होते हैं, एमबीए का कोर्स हो गया, है ना, जैसे इसमें कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमबीए, तो इनमें भी हम मैनेजमेंट की स्टडीज करते हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट हो गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में, एजुकेशन में या रिसर्च में हेल्प करते हैं। तो एजुकेशन का मैंने आपको समझा ही दिया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जैसे कि अगर कोई भी पर्सन एमबीए के कोर्सेज में अगर एंट्री लेता है, या कह सकते हैं कि आगे जाकर एक इंस्टीट्यूशन होता है आईआईएम, है ना, तो आईआईएम वो स्टडी करता है, तो वहां पर वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी अर्न करते हैं। तो इसको कह सकते हैं इंक्रीजिंग द मैनेजर्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट को एज ए डिसिप्लिन डेवलप किया, एक सब्जेक्ट के तौर पे डेवलप किया। साथ ही साथ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से आज हमारे यहाँ पर एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज है, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन है जो कि मैनेजमेंट की स्टडीज करवाते हैं, इन दोनों की सहायता से ही, या कह सकते हैं हम मैनेजमेंट की सहायता से ही हम आज मैनेजर्स को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर प्रोवाइड्स द मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मतलब क्या चीज होगी? जैसे कि सपोज करो कि अगर कोई भी मैनेजर है या कोई भी पर्सन है, उसने मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन मतलब मैनेजमेंट सब्जेक्ट की पढ़ाई की, ठीक है ना। अब पढ़ाई करने के बाद में उसको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा। जैसे उसको थ्योरेटिकल जो नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज से उसकी एबिलिटी इंक्रीज होगी। भाई एक वो मैनेजर है जिसने कभी भी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की, और एक वो मैनेजर है जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। तो सीधी सी बात है, जिसने पढ़ाई की है उसकी एबिलिटी भी इंक्रीज होगी, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। किस सेंस में इंक्रीज होगी? प्रॉब्लम को सोल्व करने में, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये किसी भी प्रॉब्लम में जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में हमें गाइडलाइन देते हैं। तो कुल मिला के यदि हम उन गाइडलाइन को पढ़ लेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हम यहाँ पर ऑर्डिनरी मैनेजर से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसको कह सकते हैं हमारी एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर सपोज करो एबिलिटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इसके सिर्फ फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो भी रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि बार बार आती है, उसके लिए हमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे पास पहले से उसका एक सॉल्यूशन तैयार होगा, या कह सकते हैं सॉल्यूशन की गाइडलाइन तैयार होगी। इसको कह सकते हैं कि सॉल्व द रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। समझ गए मेरी बात ये? अब इसमें थर्ड नंबर पॉइंट क्या आता है? इन्वॉल्व इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओनली। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? इस लाइन का हमारे यहाँ पर यह मतलब हो जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम हेल्प लेते हैं, तब मैनेजर्स को केवल यहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रूटीन जो काम है वो सब ऑर्डिनेट बखूबी कर लेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड में। पॉइंट नंबर थर्ड क्या लिख रखा है? साइंटिफिक डिसीजंस। यदि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और कह सकते हैं कि रिकरिंग प्रॉब्लम को हम अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। यदि ये कैपेसिटी अगर हमें आ गई, ये कैपेबिलिटी अगर हमें आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच को छोड़ चुके हैं। मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए
ट्रायल एंड एरर अप्रोच मतलब क्या हो गया कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, अब आप उसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, और जो सॉल्यूशन लग गया वही आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच को छोड़ के अब हम लॉजिकल बेस्ड के ऊपर डिसीजंस लेने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मतलब क्या हो गया कि हमने यहां पर उसकी स्टडी की, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, और एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से हम अब ट्रायल एंड एरर अप्रोच को छोड़कर लॉजिक वाले डिसीजंस लेने लगे हैं। और वो ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि बायसनेस से या कह सकते हैं कि प्रीजुडाइज से फ्री होते हैं, मतलब उनमें कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अब आता है इसमें देखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमारे पास दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है फिजिकल रिसोर्सेज और दूसरे कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल कौन से हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, एसेट्स हो गई हमारी, और ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन हो गया, मैन पावर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी हेल्प इस प्रकार से करते हैं कि हम इन दोनों रिसोर्सेज, कौन से, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन दोनों रिसोर्सेज का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाए, या कह सकते हैं इन दोनों के एक अच्छे से ऑप्टिमम यूज करें। अब इससे इसका फायदा क्या होगा, इन दोनों को अगर हम ऑप्टिमम यूज में लाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि हमारा वेस्टेज कम हो जाएगा, और अगर वेस्टेज कम हो गया तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और यदि वेस्टेज कम होता है और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ये कहा जाएगा कि मैनेजर इज गुड एट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला पॉइंट हमारे यहां पर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजर की रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज में लाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। और जैसे ही रिसोर्सेज का अगर ऑप्टिमम यूज आ जाएगा तो ऑप्टिमम यूज आते ही हमारे यहाँ पर वेस्टेज भी कम हो जाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जिससे ये कहा जाएगा कि मैनेजर इज एट गुड एट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारे यहाँ पर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमारा जो बिजनेस है, इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इसमें खूब सारे चेंजेस होते हैं, न्यू टेक्निक्स आती है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, न्यू मेथड्स आते हैं, है ना। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी किस प्रकार से हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फीचर्स में बताया था फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो हम भी क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा इन मॉडर्न टाइम्स न्यू टेक्निक्स आर देयर, या कह सकते हैं कि न्यू मेथड्स आर देयर। तो अब हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार से हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि टू अडेप्ट द चेंज एंड फेस द कॉम्पिटिशन। वो मैनेजर की हेल्प करते हैं कि वो जो भी मार्केट में चेंज हो रहा है उस चेंज को वो भी अडेप्ट करें, जिससे कि वो कंपटीशन को फेस कर पाए। एंड लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स क्या हो गया, तो यहां पर देखो सीधी सी बात है कि जब कोई मैनेजर मैनेजमेंट का कोर्स करेगा तो उसके एबिलिटी में इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी में इंक्रीज होगा, वो साइंटिफिक डिसीजंस लेने लग जाएगा। तो जब ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, या कह सकते ऑप्टिमम यूज करना सीख जाएगा, तो सीधी सी बात है जब एजुकेशन उसको मिलेगी, एफिशिएंसी उसको मिलेगी, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा पाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हो गया कि सोसाइटी को आप क्वालिटी आउटपुट दो, वो भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जिस मैनेजर ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़े, मैनेजमेंट की स्टडी की है, वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से निभा सकता है, आसानी से फुलफिल कर सकता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज हो सकती है, इसको कह सकते हैं जैसे हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन देना, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, या कह सकते हैं कि सोसाइटी को क्वालिटी आउटपुट देना लेकिन उसकी प्राइस भी रीजनेबल रखना, या क्या हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स को यूज में लेना, है ना। तो ये सब हमारे लिए
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फायदे होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में होगी कि जैसे सर हम ये 6 के 6 पॉइंट याद करने, तो सर किस हिसाब से याद करें? मेन प्रॉब्लम तो आपके सामने ये आएगी, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कोई सा भी एक पॉइंट केस लो में आ सकता है और आपसे ये कह दे कि बाकी के 5 पॉइंट आप खुद लिखो, है ना। तो हम यहाँ पर एक स्टोरी फ्रेम करेंगे और उस स्टोरी की सहायता से मैं आपको कोशिश करूंगा कि 6 के 6 पॉइंट आपको याद हो जाए। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे यहाँ पर कोई ट्रेनीज है। ये कौन है हमारे यहाँ पर? ट्रेनीज। इनको मैंने नाम दे दिया ट्रेनीज। ट्रेनीज कौन? जो कि मैनेजमेंट की स्टडी लेने जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनीज है, ये सबसे पहले क्या लेंगे? ये सबसे पहले एजुकेशन लेंगे। किस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंस्टीट्यूशन में। देखो मेरा यहाँ पर स्टोरी फ्रेम करने का एक ही मकसद है कि आपको एक स्टोरी में ये सारे पॉइंट एक साथ में याद हो जाए, क्योंकि डिटेल में तो मैं आपको इनको समझा चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि आपको ये पॉइंट्स भी याद हो जाए। तो उसमें देखिए, सपोज करो कि ये जो ट्रेनीज है, ये ट्रेनीज किस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं? जब हम इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो हम वहां पर क्या करेंगे? सीधी सी बात है, एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। और जैसे ही हम अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग लेंगे तो इससे हमारी एबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होनी है। इसको हम क्या कहते हैं? यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। और जब एबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तब जाकर वो साइंटिफिक डिसीजंस लेने में कैपेबल होंगे। साइंटिफिक डिसीजंस लेने में मतलब ऐसे डिसीजन जो कि लॉजिक के ऊपर बेस्ड हो, और जो डिसीजन लॉजिक के ऊपर बेस्ड होंगे तो सीधी सी बात है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमम करेंगे। तो 4 पॉइंट बताए मैंने। पहला, ट्रेनीज किस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहां पर वो ट्रेनिंग और एजुकेशन लेंगे, और जैसे वहां पर वो ट्रेनिंग और एजुकेशन लेंगे तो उनकी एबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और एबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होते ही वो डिसीजंस भी उनके साइंटिफिक आने लगेंगे, मतलब लॉजिकल बेस्ड डिसीजंस आने लगेंगे। इससे क्या होगा? वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना सीख जाएंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भले ही हमने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई हो, साइंटिफिक डिसीजंस लेने लग गए हो जिससे कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करने हो, लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि भाई अगर इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो भी इन ट्रेनीज को इतना रिसर्च और इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज कर सके और कंपटीशन को फेस कर सके। और अगर ये 5 पॉइंट अगर उसने कंप्लीट कर लिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से फुलफिल कर पाएगा। थैंक यू।